कुछ सीरियस एफर्ट जो कहते हैं, गंभीर प्रयास करे इन प्रदेशों के नागरिकों को विश्वास में लेके, जो सारे राजनीतिक दल हैं उनको विश्वास में लेके कुछ ऐसा करे जो इन प्रदेशों में शांति हो, क्योंकि ये किसी एक प्रदेश की बात नहीं है, ये पूरे राष्ट्रहित की बात है। इसलिए केंद्र सरकार को इस दिशा में पहल करना चाहिए। आजकल में भले संसद में अविश्वास प्रस्ताव गिर जाए, लेकिन ये स्थितियां जो हैं इनको कोई कैसे नकार सकता है। ये तो देश के लोग बहुत ही नज़दीकी से, बहुत बारीकी से, बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। इसलिए केंद्र सरकार को ये नारे गढ़ना छोड़कर कुछ गंभीर कार्रवाई करनी होगी। सर इसको देखिए, ये तो अपनी उनकी सोच दर्शाता है ना। ये तो किसी व्यक्ति, किसी नेता या किसी राजनीतिक दल की सोच या उनके सोचने का ढंग और दिशा को दर्शाता है। हम ही ने कहा कोई इस तरह के मुद्दे सीमावर्ती प्रदेशों के राजनीति करने की नहीं होती है, हम लोग भी मानते हैं और केंद्र सरकार से ज़्यादा हम लोग मानते हैं। लेकिन आखिर वहाँ की घटनाएं जो दिन ब दिन बिगड़ती चली गई, 3 महीने से हिंसा चल रही है, ये देख के कौन संवेदनशील नागरिक चिंतित नहीं होगा? सीधी बात। जनधन ये बाद में का कोई मतलब ही नहीं है। ये लोग कौन लोग जाते हैं, उनके बारे में भी उनका इतिहास भूगोल पता कर लीजिएगा। ये न्यायालय में जाके इसमें पेच फंसाने वाले कौन लोग हैं, उनकी हमदर्दी किनके साथ है या किनकी हमदर्दी उनके साथ है, ये सब पता कर लीजिएगा। सब लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने पहले भी कहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार संकल्पित है जाति आधारित गणना के काम को पूरा कराने के लिए, और वो सरकार कराएगी। यह अनुमान तो हम लोगों को पहले से था, क्योंकि एक बार कोई भी आदमी जाति आधारित गणना का महत्व और इसका प्रसंग समझ लेगा तो फिर सभी लोग इसके पक्ष में ही रहेंगे। इसका कोई विरोध कैसे कर सकता है? आखिर जनसंख्या में किस वर्ग, समाज के किस वर्ग के कितने लोग हैं? अभी तक सब एक तरह से मतलब गेस वर्क या फैंटास्टिक आंकड़े जो कहते हैं, हर जात या वर्ग के लोग इतना प्रतिशत जनसंख्या क्लेम करते थे कि सब प्रतिशत को जोड़ दीजिए तो 500% हो जाएगा, इतनी जनसंख्या हो जाती थी। मतलब सब लोग अंदाज पे बोलते थे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच बनी, और जो वाजिब है और लाजमी भी है कि ये जो सब लोग अनुमान के आधार पर एक आंकड़े बताता है या बताते हैं, तो इसकी वास्तविक गणना ही हो जाए, जो सार्वजनिक हो जाएगा किसकी कितनी संख्या है। और सबसे उपयोगी पक्ष जो है इस जाति आधारित गणना का, वो है कि एक तो गिनती हो जाएगी सब लोगों की, असली वास्तविक संख्या पता चल जाएगी। उसके साथ ही उपयोगी है कि उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी सर्वेक्षण और आकलन इस गणना के माध्यम से किया जा रहा है। मतलब हर वर्ग में, हर जाति में कितने गरीब लोग हैं, उनकी पहचान भी हो जाएगी। तो कल हो के कोई भी गरीबों को लक्षित करके या गरीबों को केंद्र में रख के योजना बनाई जाएगी तो कितनी उपयोगी होंगे ये आंकड़े। तो ये तो स्वाभाविक बात है। इसीलिए हम लोग तो शुरू से मानते थे
कि बिहार एक बार आगे बढ़ के नीतीश कुमार के नेतृत्व में जाति आधारित गणना का काम पूरा कर लेगा, तब इसकी उपयोगिता या इसके फायदे को देखकर सभी राज्य एक तरह से मजबूर हो जाएंगे या चाहेंगे, क्योंकि ये सबके हित में। 14 तारीख को सुनवाई है। देखिए, फिर ये सारी चीजें उसी घबराहट और बेचैनी का लक्षण है कि जो हमारे इस नए महागठबंधन के बने और इसकी सरकार बने जो साल भर हुआ है, इस साल में गठबंधन में एक तो गठबंधन के कोहेशन जो कहते हैं आपसी सामंजस्य, उसमें इनको कहीं कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है। हो सकता है इनको मन ही मन लग रहा हो गठबंधन बना है, कल आपसे में इन लोग को झंझट होगा, तो इस साल भर में उनको दिख गया कि वो सब कुछ हो नहीं रहा है, ये तो बड़ा परफेक्ट ढंग से गठबंधन चल रहा है, तो परेशानी स्वाभाविक हो रही है। और दूसरी बात कि जो महागठबंधन की सरकार ने पिछले साल काम किया है, आप हर मोर्चे पे देख लीजिए कि जो भी हमारे सरकार की विकास की या सामाजिक न्याय की प्राथमिकताएं थी, उन सब पर हमारी उपलब्धि सराहनीय है। अभी आपने देखा है न कि हमारा बजट कितना बड़ा है, विकासात्मक कार्यों पर कितना हमने एलोकेशन या आवंटन बढ़ाया है, सब तरफ काम चल रहा है, तो स्वाभाविक है, छटपटाहट है, स्वाभाविक है। और हमें लगता है कि ज्यों-ज्यों चुनाव का समय नज़दीक आएगा, ये घबराहट और परेशानी और बढ़ेगी। जातीय गणना संसद में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चल रही है। इस अविश्वास प्रस्ताव का नतीजा जो भी हो, और वैसे नतीजा तो संख्या बल के आधार पर होता है, इसलिए कुछ और बहुत प्रत्याशित उम्मीद भी नहीं की जाती है, लेकिन मणिपुर के मामले में एक चीज़ तो बिल्कुल स्पष्ट है कि मणिपुर की घटनाओं के संबंध में वहाँ की राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों विफल रही है, क्योंकि दोनों सबसे जो सोचने की बात है कि राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी, दोनों जगह भाजपा है और बराबर डबल इंजन के सरकार की बात होती है, और दोनों सरकारें मिलकर वहाँ की घटनाओं पर नियंत्रण पाने में ये विफल रहे हैं। और सबसे जो आश्चर्य की बात है कि देश के गृह मंत्री के 3 बार दौरे के बावजूद, और सिर्फ 3 बार दौरे ही नहीं, एक बार तो 3 दिनों तक लगातार वहाँ कैंप करने के बावजूद भी वहाँ शांति स्थापित अभी तक नहीं हो पाई है। ये पूरे देश के लिए चिंता की बात है। और जिस तरह से वहाँ की घटनाएं या वहाँ से जो तथ्य निकल कर आ रहे हैं कि इस हिंसा के दौर की शुरुआत में मणिपुर की भाजपा सरकार ने जिस तरीके से पक्षपाती रवैया अपनाया, उससे राज्य के नागरिकों के एक बड़े हिस्से में असंतोष की भावना और बढ़ी और हिंसात्मक घटनाएं और बढ़ गईं राज्य सरकार के एक तरफा रुख के कारण। कहाँ है? और
जो राज्य सरकार से सभी लोगों के हित में शांति स्थापित करने की उम्मीद की जाती है, राज्य सरकार बिल्कुल विफल रही है। इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। संसद में अविश्वास प्रस्ताव चाहे पास हो जाए या गिर जाए, इस सच्चाई को कोई कैसे नकार सकता है कि वहाँ अभी भी घटनाएं रुकी नहीं है, अभी भी तनाव व्याप्त है। और इसी को अगर पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भले केंद्र सरकार एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे लोक लुभावन नारे गढ़ रहे हों, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं वो चिंतनीय है। चिंता और चिंतन दोनों का विषय है, क्योंकि आप मणिपुर की हालत देख ही रहे हैं। कितने लंबे अरसे से वहाँ उपद्रव के बाद पिछली सरकारों के प्रयास से शांति स्थापित हुई थी, एक बार फिर मणिपुर जलने लगा है। इसी तरीके से आप देख लीजिए कि पंजाब हो या उसके बाहर हो, खालिस्तानी समर्थक कैसे शांत हो गए थे, आज फिर से सिर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर घाटी में भी स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में नहीं आई है, वहाँ भी घटनाएं घट रही हैं। और ये गौर करके देखिए कि ये तीनों प्रदेश हमारे सीमावर्ती प्रदेश हैं, चाहे पंजाब हो, कश्मीर हो या मणिपुर हो। और इन तीनों जगह जो अशांति है या जिस तरह का माहौल होता है अगर कुछ उपद्रव का, तो इसका फायदा उठाने के लिए हमारे दुश्मन भी सीमा पार से नजर गड़ाए घात लगाए बैठे रहते हैं। तो ये तो चिंता की बात है। और इसमें तो केंद्र सरकार को चाहिए कि पूरे देश को विश्वास में लेके, सभी दलों को विश्वास में लेके ऐसी व्यवहारिक और प्रभावकारी नीति बनाए जिससे कि इन इलाकों में शांति हो। और जिस तरह की सांप्रदायिक घटनाएं भी देखिए, हरियाणा जैसे शांत प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा तो कभी नहीं हुई थी। सांप्रदायिकता के मामले में हरियाणा एक शांत प्रदेश जाना जाता था। वहाँ भी जिस तरीके से घटना घटी, या वहाँ भी प्रशासन जिस ढंग से एक तरफा फिर कार्रवाई कर रहा है, इससे बुरा क्या हो सकता है कि प्रशासन इस ढंग से एक तरफा कार्रवाई कर रही थी कि न्यायालय को सो मोटो संज्ञान में लेके उसको रोकना पड़ा। तो ये सब घटनाएं चिंता पैदा करती हैं। तो इसलिए हम लोग एक जिम्मेदार विपक्षी दल की हैसियत से राजनीतिक भावना या राजनीतिक पूर्वाग्रह से ऊपर उठते हुए केंद्र सरकार को कहना चाहते हैं कि भाई ये लोक लुभावन नारे गढ़ने के बजाय यह तो अति स्वाभाविक है ना। आप भी अगर राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थिति पर गौर करेंगे तो आपको स्पष्ट दिखेगा कि पूरे एनडीए और खास करके भाजपा या खास के प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो या उनके सांसद हो, उनको सीधे खतरा और सीधे परेशानी नीतीश कुमार से महसूस होती है। तो वो किसके खिलाफ बोलेंगे? आखिर आप बोलिए, 23 जून से पहले इस देश के तो सारे विपक्षी दल एक दूसरे से अलग बिखरे पड़े थे। आखिर किस नेता ने या किस नेता की विश्वसनीयता ने इन सारे दलों को एकजुट करके 23 जून को पटना में इकट्ठा करके एक नया गठबंधन बना दिया जिसका नाम बेंगलोर में इंडिया पड़ गया?
तो आखिर ये तो नीतीश कुमार के नेतृत्व की ही विश्वसनीयता है जिससे उनको खौफ होता है, जिससे उनको परेशानी होती है, जिससे उनको खतरा महसूस होता है। तो स्वाभाविक रूप से सबके निशाने पर हमारे नेता आते हैं और ये हमसे पूछते हैं, तो ये शुभ का लक्षण है, अच्छा संकेत। इसमें क्या फर्क पड़ता है भाई? ये कोई पार्टी का लोग चाहता है कि उसके नेता पीएम उम्मीदवार हो जाए, तो इसमें किसी को कोई रोक है? किसी पार्टी का कोई आदमी चाह सकता है।